एक तो मतलब आलू नहीं मिली और 45-50 रुपये किलो का चावल नहीं मिली, तो कौन सा भी उसको चाहिए। या तो बढ़िया 100 रुपये किलो का चावल हम लोग जब खाए तो खुश हो गए, या हम जो खा रहे वही तो आपको देंगे। बड़ा हम आज सोचने लगे बिजनेस बताया। जैसे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जबकि वो देखने में नहीं लग रही थी भीख मांगने वाली हो, ऐसे नहीं होता कि आदमी अपंग हो, मतलब कि दिव्यांग हो, हाथ पैर से मजबूर हो, तो वो अगर मांगे तो समझ में आता है। तो मैं तो ऐसे लोग को ऐसे इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन आज पता नहीं मेरा मन किया कि मुझे लगा मुझे ये लगा कि उसको लगा 2 किलो आलू दे दो भाई। भाई 2 किलो आलू अगर हम लोग अगर अकेले हैं तो 4-5 दिन चल जाता है। दो तो लेकिन अब वो पहले तो आलू की इनकार मतलब उसको लगा जो वो सस्ता आइटम दे रहा है। तो फिर कहीं हम क्या चाहिए, कहा कि चावल दे देंगे, तो चावल ले आए, तो चावलों कहीं नहीं ये वाला चावल, ये वाला मतलब ऐसे कहीं जैसे मतलब कि इस वाले चावल हमें बड़ा वो लगा कि ये सब बहुत अच्छा खाती है, उसके हिसाब से नहीं देता। मतलब ऐसे टोन बोले कि नहीं ये वाला चावल नहीं देना, बढ़िया वाला। तो हम कह के काम करते तुम जाओ बढ़िया ला के कहीं से दे दो। चल दिखते सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा एवं ताप, सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा एवं ताप प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है। प्राप्ति का मतलब सूर्य पृथ्वी का ताप प्राप्त करने का एक मात्र माध्यम है, किंतु वायुमंडल सीधे सूर्याताप से गर्म नहीं होकर, देखिए वही लिख पा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। वायुमंडल सीधे सूर्याताप से गर्म नहीं होकर पृथ्वी से निकलने वाली भौमिक या पार्थिव विकिरण, से गर्म होता है। पार्थिव मतलब कुछ कंफ्यूज लग रहा है क्या होता है पार्थिव? जो चीज पृथ्वी से जुड़ी है, ठीक है। जैसे जब व्यक्ति क्या कहते हैं पार्थिव शरीर कहा जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति भाई वो शरीर मिट्टी हो गई है जिसमें जान नहीं है, जो विजान हो गया है, तो वो क्या हो जाता है। तो पार्थिव का मतलब जो होता है शाब्दिक अर्थ, कभी कोई पूछता है कि पार्थिव का मतलब जो चीज़ें पृथ्वी से जुड़ी हो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिव कहते हैं। तो एक तरीके से अभी क्या है हमारे अंदर जान है या जो भी चीज़ चेतन है जो पृथ्वी से नहीं जुड़ी है, पृथ्वी का मतलब मिट्टी से, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी तो हम लोग खड़े ही हैं मिट्टी। तो ये कह रहा है कि भौमिक विकिरण, भौमिक मतलब जो भूमि से निकलती हो, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से निकलती हो या पृथ्वी से जुड़ी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिव या भौमिक विकिरण। एक लाइन में आपको लिख पाया कि यद्यपि कि सूर्य जो है पृथ्वी लिखना नहीं है, पृथ्वी पर तापमान का एकमात्र साधन है, लेकिन हमारा जो वायुमंडल है सीधे सूर्य की ऊर्जा से आने वाली किरणों से गर्म नहीं होता। हमने बताया है कि जितना सूर्य का प्रकाश आता है कुछ परावर्तन हो जाता है, कुछ धूल कण सोख लेते हैं, कुछ ऐसे वैसे करके 49% वायुमंडल से ही गायब हो जाता है और
51% ऊर्जा सूर्य की हमारी पृथ्वी क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, सोख लेती है, इंग्लिश में कहा जाता है एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद फिर वह पृथ्वी भौमिक विकिरण हुई, एक सौरिक विकिरण हुआ, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसे हम लोग कहते हैं सौरिक विकिरण। तो इसको समझ के पृथ्वी के वाले टॉपिक थोड़ा सा, सौरिक विकिरण कहाँ से आती है, सूर्य से। ये होती है भौमिक, ठीक। तो हमारा जो वायुमंडल है किससे कर बनता है, ये जरूर आपको याद रखना है। इसका हमने आपको अभी में बहुत देखिए ज्योग्राफी का ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बिल्कुल साइंस से जुड़े हुए हैं। हमने जैसे आपको पढ़ा था कि कभी उदाहरण पूछता है कि ऐसे दे देगा कि बताइए, स्पष्ट करिए कि जब आसमान में बादल छा रहता है तो हमें उमस या बेचैनी क्यों होती है, उमस या बेचैनी क्यों होती है। तो तब इसमें आपको देखिए वह डायरेक्ट पूछेगा तो हो सकता है बता देगा, लेकिन वह इनडायरेक्ट पूछता है तो फिर आपको वहाँ सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों से डायरेक्ट प्रभावित नहीं होता या गर्म नहीं होता। हमारा सूर्य से आने वाली किरणें हमारी पृथ्वी क्या करती है, सोख लेती है, और हमारा जो वायुमंडल है वो भौमिक विकिरण से प्रभावित होता है, गर्म या ठंडा होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हम लोग का वायुमंडल हो गया, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बादल छा गया तो यहाँ से जो भौमिक विकिरण निकल रही है इस बादल को तो जा नहीं पा रही है, तो कहाँ चलेगी, इसी में क्या करेगी, विचरण करेगी। विचरण करते 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 क्या करेगा, पूरा भर जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो हमें क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, उमस होगी और बेचैनी होगी। और अगर ये वायुमंडल डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता तो क्या कंडीशन होती है, अगर वायुमंडल डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता या गर्म होता और उस कंडीशन में अगर ये बादल, आसमान में बादल छा जाता तो फिर वायुमंडल की कंडीशन क्या होती, ठंडा होता। क्यों, क्योंकि ये बादल पृथ्वी की, सूर्य की ऊर्जा को या तापमान को रोके रखता या नीचे नहीं आने देता, फिर हमें यहाँ ठंडा महसूस होती है। लेकिन होता क्या है, उमस और गर्मी महसूस होती है। और जब ये बादल बह जाता है तो ये अपने आप क्लियर हो गया। इतना जरूर क्लियर याद रखना आपको, क्योंकि मुझे लगता है विश्व बार में आपको बता चुका हूँ, ये एक तरीके से साइंस की चीज़ें हैं और बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल है ही भाई, सीधा सीधा अगर हम सिद्धांत आपको नहीं पता है तो किसी से आप पूछेंगे कि आपको गर्मी क्यों लग रही है तो बताया अरे इतना सूर्य भगवान इतनी गर्मी भेज रहे गर्मी लग रही है। और जब सूर्य में ऊर्जा नहीं रहेगी तो ठंडी क्यों लग रही है, सूर्य भगवान पास ऊर्जा नहीं है, ये बताएगा। लेकिन उसका साइंटिफिक कारण क्या है, ये भौमिक विकिरण। आगे लिखिए, क्योंकि वायुमंडल की निचली परतों में आते हुए सौर ऊर्जा का 51% भाग ही 51% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। बाकी का 49% भाग का कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा धूल कण जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं
और कुछ हिस्सा पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण से गर्म होती है और रात में मौसम ठंडा होने की भी एक प्रक्रिया है। ठंडा होने से एक परसेंटेज का था की भी यही प्रक्रिया है। अतः हमारा वायुमंडल निम्नलिखित विधि से गर्म एवं ठंडा होता है। सीधे सूर्याताप से वायुमंडल की निचली परतों में उपस्थित धूल के कण जल वाष्प 4% आते हुए सूर्यताप को अवशोषित कर लेते हैं। चूंकि यह क्रिया एक समान नहीं होती, इस क्रिया में समय एवं स्थान में परिवर्तन होता रहता है। इस क्रिया में समय एवं स्थान में परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि ये कह रहा है कि जो सूर्यताप आता है हमारे यहाँ, ठीक, जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जो धूल वायुमंडल में धूल कण मिट्टी जो उड़ रहे हैं, जो हमें आपको दिख नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि साफ सुथरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ से घर पे ही आप जाइए और अपने फेस को आप किसी साफ कपड़े से आप ऐसे करिए तो आपको पता लगेगा। जबकि आपको लगेगा कि हम लोग रोड से आ रहे हैं, बिल्कुल पक्के रोड पर चले, कहीं धूल नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप एक टिश्यू पेपर लीजिए या व्हाइट पेपर रुमाल लेकर के आप अपने फेस को हल्का से टच करेंगे, उस पर जरूर धूल कण के निशान, मतलब कि धूल और कण
इस वायुमंडल में हमेशा क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन उनके कण इतने छोटे छोटे हैं कि हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कब पता लगता है, जब हम कहीं से आते जाते हैं अपने चेहरे को धुलते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं धूल कण है। तो ये क्या करते हैं, ये आने वाले सूर्यताप को जितनी आती है उसका 11% क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, तो लेकिन हमने बताया कि यह क्रिया हमेशा एक बराबर नहीं रहती है, समय एवं स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। मान लीजिए कि कोई प्रदूषण वाला एरिया जहाँ पे धूल मिट्टी कण ज़्यादा उठ रहे हैं तो ज़्यादा अवशोषित करेगा, जहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा है वहाँ पे कम करेगा। लेकिन ये परसेंटेज की बात हो रही है, अभी बात हो जाएगी कि सर 11% रहे तो कहीं अगर अभी धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है तब क्या होगा, ये परसेंटेज निकाला जाता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि दिन में आप देखेंगे धूल कण मिट्टी ज़्यादा उड़ते हैं, रात में कम। उसके भी कारण है कि दिन में आवागमन के साधन गाड़ी, मोटर, पब्लिक, मतलब सारी चीज़ों का आवागमन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए धूल मिट्टी जो जमीन पर बैठी हुई है, भाई जमीन पर कोई मिट्टी बैठी है, एक गाड़ी गई बड़ी सी ट्रक पूरा उड़ा के लेके चली गई, तो रात को कैसा होगा कि, तो यह क्रिया रात में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक हो गया इस समय के हिसाब से चल हुआ। और कभी कभी ये होता है कि स्थान जहाँ पे धूल मिट्टी है ही नहीं तो वहाँ ये कम उड़ेगा, लेकिन जहाँ पे खेत है, सारी चीज़ें, कच्ची रोड है, वहाँ पे ज़्यादा उड़ेगा। तो ये कह रहा है कि धूल 11% सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्यताप को अवशोषित तो करती है, लेकिन समय एवं स्थान के हिसाब से इसका जो परसेंटेज है वो बदलता रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। उसी तरीके से जलवाष्प, जैसे अगर आप एक बाल्टी पानी हमें रख दीजिए तो आप दो तीन दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो उस बाल्टी में पानी आपको कम हुआ महसूस होगा। बाल्टी आप पैक करिए, कहीं से पानी गिर नहीं रहा है, आप सोचेंगे कि पानी कौन चुराने जा रहा है, यही होता है ना, पानी कोई चुरा नहीं जा रहा है। ये जो सूर्य की ऊर्जा है यह है, उसको क्या करती है, जो वाष्प बना करके पानी को सोखती है, चाहे ऊर्जा तापमान कहीं वो सोख रही है, चाहे पानी को सोख। तो जो ये जल वाष्प है यह आने वाले सूर्यताप को सोख लेता है, जब सोखता है तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो ये जो जल वाष्प है, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ तालाब हैं, नदियाँ हैं, गड्ढे हैं या और नहर, जहाँ भी पानी है तो पानी भी अपना काम कर रहा है। जब उस पर सूर्य की ऊर्जा पड़ती है, सूर्यताप पड़ता है, तो हमारा जलवाष्प क्या करता है, सूर्य को अवशोषित कर लेता है। हमेशा आप देखे होंगे कि अगर कोई पानी कहीं से आ जा नहीं रहा है तो अगर तापमान अच्छा खासा है, दोपहर की गर्मी भयंकर पड़ रही है तो कुछ देर के बाद पानी क्या होता है, सूख जाता है। हम लोग जब पेड़ में पानी डालते हैं, पेड़ में पानी डालते हैं, उसको बना के अच्छे से भर देते हैं 10 बाल्टी, भयंकर गर्मी जब पड़ती है मई जून में, 2 दिन बाद पूरा का पूरा सूख जाता है। तो जरूरी नहीं है वह पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाए। जो सूर्य का तापमान आ रहा है, सूर्यताप जिसको हम लोग कहते हैं, वह भी उस वाष्प को क्या कर रहा है, सोख रहा है। तो चाहे वो सोख रहा हो, चाहे लेकिन है कहाँ को, वायुमंडल में ही है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य से आने वाले जो सूर्यताप है 11% यहाँ होगा, 4% यहाँ होगा, अभी 51% भूमि विकिरण होगा। तो मतलब कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारा जो वायुमंडल है कितने तरीके से गर्म ठंडा होता है। एक तो सीधे सूर्यताप से कितना होता है, 11, 4, 15%। क्लियर हुआ? आगे क्या लिखते हैं संदर्भ में? हाँ, आगे लिखिए, सभी ऋतुओं में समान नहीं रहती, सभी ऋतुओं में समान नहीं रहती। वर्षा के समय धूल के कण कम हो जाते हैं, और लंबे समय तक बादल छाए रहने से
पृथ्वी पर सूर्यताप भी कम मिलता है। मतलब कि सूर्य से आने वाला ये जो 15% का सूर्यताप है, यह समय, स्थान एवं ऋतुओं के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे अगर हम धूल की बात करें, अभी हमने आपको बताया कि धूल वर्षा के समय मतलब बरसात के समय में धूल आपको कम दिखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी कितनी जमीन हमारी बनी रहती है, हर 4 दिन 5 दिन 10 दिन पानी बरस देता है, तो वो धूल पैदा नहीं हो पाती। भाई उसमें क्या होता है, जो मिट्टी है वो पड़ी रहती है, तभी रहती है, जब तक कि उसमें पूरा बात ना हो, गाड़ी उड़ी ना आ जाए। तो जैसे एक बार अगर पूरा बात होगा भी तब तक पानी बरस जाए, धूल क्या होगी, बैठ जाएगी। तो ये कह रहा है कि उस समय यह परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा 12 महीने का ओवरऑल देखा जाए, परसेंटेज निकाला जाए, तो धूल सूर्यताप का 11% और जलवाष्प कितना 4%। अब जैसे अगर बरसात की बात करें कि जिस समय अधिकतर समय आसमान में बादल छाया रहता है, उस समय हम देखते हैं कि हमें सूर्यताप बहुत कम मिलता है, तो पानी सोखने की क्षमता भी कम हो जाती है। उस समय देखेंगे गढ़ों में पानी है वो पड़ा रहता है, सड़ जाता है, मेंढक पैदा हो जाते हैं, मेंढक के भी मेंढक पैदा हो जाते हैं, 2-3 पीढ़ी उसी से पैदा हो जाते हैं, लेकिन पानी सूखता नहीं है। अभी गर्मी में आप मेंढक पैदा करा के देखिए, एक आध गलती से पैदा होगा, दूसरी पीढ़ी आ जाए तो सूख जाएगा। क्यों? सूर्य से आने वाला ताप इतना ज़्यादा है कि कितना भी पानी हो, अगर उसमें से बाहरी आवागमन नहीं है पानी का, तो जल्दी से सूख जाता है। लेकिन बरसात में क्या होता है, वो पानी पूरा 3 महीना 4 महीना तक बीच में पानी बरसता रहता है, पानी भरा रहता है। तो उस समय जल वाष्प की जो क्षमता हो जाएगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो गर्मी में 4%। तो कुल मिला के आप ये समझिए, ये जो 11-4-15% की बात हो रही है, किसी महीने में कम, किसी महीने में ज़्यादा। तो जब आप 12 महीने का एवरेज निकालेंगे, 11 और 4, मतलब कि समय, स्थान और मौसम के हिसाब से यह धूलकण और जलवाष्प के द्वारा जो सूर्यताप प्राप्त होता है, यह कम ज़्यादा होता रहता है। दूसरी संचालन द्वारा संचालन द्वारा संचालन विधि में ताप का प्रसार कण में होता है, अब ऐसे समझिए, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आपको बिजली जब किसी को मारती है, तो पूरे शरीर का कोई एक हल्का सा भी टच हो जाए तो तुरंत आपको बिजली मार देगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर नाखून और बाल ये टच होता है तो आपको बिजली नहीं मारेगी, बिजली आपको नहीं मारेगी। आपको लगेगा कि सर ऐसे किस, वो अलग की बात है कि अगर ऊपर से हाई वोल्टेज का तार गया हुआ है तो पूरी शरीर आपको कवर कर लेता है। जैसे ऐसे समझिए कि अगर ये आपका हाथ है, बीच में आप कुछ लगा दीजिए, मतलब कि पूरे हाथ का जो और हाथ से जो जुड़ाव है वो अलग होना चाहिए। फिर आपको वह कण जब तक पूरा नहीं पहुंचेगा तब तक पूरे शरीर में बिजली नहीं मारेगी। मतलब कि कोई चीज़ जब गर्म होती है तो उसमें हर वस्तु में छोटे छोटे कण होते हैं, चाहे जो भी बना हो। जैसे अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं, हम लोग, तो पानी जब हम लोग गर्म करते हैं, चाहे गैस से चाहे चूल्हे पर गर्म करते हैं, तो देखें कि सबसे पहले पानी नीचे वाला हिस्सा गर्म होता है, शुरुआत एक समय आने पर पूरा गर्म हो जाता है। या नया प्रयोग आपको होता है कि अगर ठंडी में हम लोग जब इंडक्शन क्या करते हैं, जो रात जिससे हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें डालेंगे तो पानी धीरे धीरे पहले नीचे का हिस्सा गर्म होता है, एक समय के बाद पूरा पानी गर्म होता है। पूरा पानी क्यों गर्म होता है
कि सारे पानी एक अणु से मिले हुए हैं। छोटे छोटे क्या है उसमें कण है, अणु है। एक तरीके से कहिए कि किसी भी चीज को बनाने वाला जो सबसे छोटा तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो ये अणु एक दूसरे से मिले हुए हैं इसलिए एक जगह जब पानी गर्म होता है तो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, सारे अणु जो मिले हुए हैं धीरे धीरे पूरा पूरा पानी गर्म हो जाता है। सेम वही चीजें हमारे यहाँ सूर्यताप में होता है। जब चाहे सूर्यताप से कोई चीज गर्म हो चाहे पानी से गर्म हो, बात तो कहीं होगी। अगर उस वस्तु में या उस किसी भी चीज में अणु नहीं होते तो जो इंडक्शन रॉड हम डालते हैं वो जितना दूर तक रहता है केवल पानी उतना ही गर्म होता है। लेकिन सारे पानी के जो जल है अणु से बने हुए हैं, इसलिए पूरा का पूरा पानी एक समय के बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद धीरे धीरे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इस विधि से भी ये विधि कौन सी हो गई, धूल और जलवाष्प से हमें वायुमंडल हमारा होता है एक संचालन से। थोड़ा सा समझा दें। जिस प्रकार धातु के एक किनारे को गर्म करने पर अच्छा ऐसे समझो आप लोग, कभी अगर तुम लोग खाना बनाती हो, कढ़ाई में खाना बनाती हो, ठीक, कलछुल से हम लोग उसको सब्जी को चला के अगर कलछुल हम उसी में छोड़ दें कढ़ाई में, ठीक, तो कलछुल इतनी बड़ी होती है और कलछुल का इतना हिस्सा कढ़ाई में होता है, लेकिन आप ऊपर पकड़ेंगे तो क्या होता है, क्यों गर्म होता है, वो तो कढ़ाई में क्यों गर्म होता है, बताओ सोचो। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ मैं कि कोई भी वस्तु है अगर उसका एक किनारा गर्म होता है तो उस वजह से अणु की वजह से जो संचरण और संचालन होता है वो पूरा का पूरा वस्तु गर्म कर देता है। तो इसीलिए जब हम लोग गर्म कढ़ाई वाली गर्म है तो कलछुल का एक हिस्सा कढ़ाई में रखते हैं जहाँ पे कढ़ाई गर्म है, लेकिन जब हम उसको कुछ देर बाद पकड़ते हैं छूते हैं तो पूरा का पूरा कलछुल होता है गर्म होता है। किसकी वजह से होता है, वह कलछुल जो जिस अणु से बनी हुई है उसके सारे अणु एक दूसरे से मिल करके पूरे एक धातु का वस्तु का निर्माण किए हुए हैं। लिखिए क्या लिखिए, सारी क्षण धीरे धीरे गर्म होती जाती है। ठीक उसी प्रकार सूर्याताप से भूतल गर्म होकर अपने निकट की वायुमंडल की परत को गर्म करती है। इसी तरह ऊपर की तरफ संचालन द्वारा सूर्याताप का प्रसार होता है। मतलब समझ रहा है इसका कि ये कह रहा है कि जिस तरीके से कोई धातु है, कोई वस्तु है, कणों से बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा जो वायुमंडल है
ये भी एक कण से बना हुआ है। एक कण से मतलब कई कण से, इसमें वायुमंडल में परत दर परत कई कणें पाई जाती हैं। तो जब यह सूर्याताप हमारे वायुमंडल में आता है तो धीरे धीरे नीचे से क्या करता है, गर्म करना चालू करता है। संचालन द्वारा इसका प्रसार कहाँ होता है, ऊपर होता चला जाता है। तो संचालन विधि से भी हमें सूर्यताप प्राप्त होता है। एक तो इससे प्राप्त होता है और दूसरा संचालन द्वारा, तीसरा लिखिए संवहन द्वारा। समझ में आया कि नहीं चल रहा है? देखिए विकिरण एवं संचालन प्रक्रिया द्वारा जब वायुमंडल की निचली परत गर्म हो जाती है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपरी वायुमंडल में जब यह फैल जाती है, तब ठंडी होकर भारी हो जाती है। और पुनः नीचे की ओर चलने लगती है, नीचे की ओर बैठने लगती है, नीचे की ओर बैठने लगती है। यहाँ फिर गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, इस क्रिया के बार बार होने की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन की प्रक्रिया दिन और रात में अलग अलग तरह से होती है। ये संज्ञान संबंध क्या कह रहा है कि जो किरणें हैं पृथ्वी, जो वायुमंडल हमारा जिससे गर्म होता है, जब ये गर्म होती है तो हल्की होती है, हल्की ऊपर होती है, क्या होती है, ऊपर होती है। फिर ऊपर जाने के बाद एक समय बाद क्या होता है, ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो फिर नीचे बैठती है, नीचे बैठने के बाद तब तक, अब ये होता कब, कैसे, नीचे कब बैठती है, ऊपर कब उठती है। जैसे दिन की बात करें, दिन की अगर हम बात करें तो गर्म इसमें ज़्यादा है, इस समय हवाएं क्या करती हैं, संवहन की क्रिया, ये ऊपर उठेगी। और जैसे अभी जब शाम हो जाएगा, रात हो जाएगी, जब वायुमंडल हमारा ठंडा हो जाता है तो वायु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब वायु ठंडी होगी तो भारी होगी, मतलब वजनदार होगी। तो वजनदार होगी, रहना उस वायुमंडल में ही है, नीचे का गर्म ऊपर का ठंडा।
तो फिर जब वो ऊपर पूर्ण रूप से वायुमंडल ठंडा हो जाता है तो वह पौधे फिर क्या करती है, नीचे बैठती है रात में ठंडी होती है और फिर सुबह से क्या हो जाती है, गर्म। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। मतलब कि इस संवहन विधि से भी हमारे वायुमंडल में गर्म और ठंडा या शीत और गर्म का माहौल होता है। अगर विकिरण द्वारा जब सूर्यताप भूतल को गर्म करता है तब ताप तरंगों के रूप में वायुमंडल के चारों ओर विकृत होता रहता है। पृथ्वी के प्रकृति के हिसाब से विकिरण कम या ज्यादा हो सकता है। रेतीले मरुस्थल में ताप प्राप्ति शीघ्र होती है। मरुस्थल में ताप प्राप्ति शीघ्र होती है, अतः वहां विकिरण भी तेजी से होता है। अतः मरुस्थलों में रात्रि को तापमान तेजी से नीचे गिरता है और पृथ्वी से शीतल तरंगें विकृत होती है। देखो विकिरण का मतलब होता है, लिखना नहीं है, विकिरण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो मरुस्थल होता है वहां ताप भी बहुत जल्दी से होता है और रात का मौसम भी बहुत जल्दी से ठंडा होता है। उसका कारण क्या होता है, वहाँ इतने वायुमंडल का जो धूल मिट्टी कण है वहाँ कुछ है नहीं, तो बहुत जो तापमान है तो बहुत जल्दी से आता है, मतलब वहाँ बहुत जल्दी गर्म कर देता है और शाम को बहुत जल्दी ठंडक दी जाती है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो टेम्परेचर हमारे यहाँ 2 बजे 2:30 बजे आएगा वो वहाँ 11 बजे हो जाता है। कहाँ पे, मरुस्थल में। और जो रात का तापमान जैसे हमारे यहाँ गर्मी में आपको देखे होंगे कि अप्रैल मई में 2 बजे के बाद भोर में 2-3 बजे के बाद हल्का सा हम लोग को ठंडा लगता है, थोड़ा लगता है कि नहीं पंखा थोड़ा कम कर दिया जाए या जो भी कुछ है, लेकिन वहाँ वो माहौल 8 बजे आ जाता है। उसका कारण क्या है, बीच में विकिरण का जो विकिरण के चलने का वो होता है, जो कण होते हैं, कण अगर जाता है तो विकिरण भी बहुत धीरे धीरे होगा और कण अगर नहीं है तो विकिरण भी क्या होगा, बहुत तेजी से होगा।
तो रेगिस्तान में इतने धूल मिट्टी कण वाष्प नहीं है, तो हमारा आसमान क्या रहता है, बिल्कुल खाली रहता है, तो तापमान बहुत जल्दी से वहाँ पहुँच करके वहाँ के मौसम को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। और जैसे शाम होता है तुरंत फिर ऊपर उल्टा विकृत हो जाता है और मौसम को क्या करता है, तुरंत ठंडा कर देता है। तो 2 से 3-4 घंटे का अंतर हमारे यहाँ और रेगिस्तान में आता है। जो तापमान दिन में वहाँ पे 11 बजे मिल जाएगा, वह तापमान हमारे यहाँ 2 से 9 बजे मिलेगा दोपहर। जो ठंड है वहाँ पर 8 बजे 9 बजे रात को मिल जाएगी, 10 बजे रात को मिल जाएगी। वह ठंडक हमारे यहाँ कब मिलेगी, 2 बजे 3 बजे भोर को मिलेगी। तो विकिरण का मतलब होता है फैलना। गर्म तापमान चारों तरफ फैलता है तो मौसम को गर्म करता है, और ठंडा तापमान जब फैलता है तो क्या करता है, ठंडा करता है। अगला देखिए, दाब परिवर्तन द्वारा, दाब परिवर्तन द्वारा देखिए, जब नीचे उतरती हुई वायु का सपिंडन होता है, तो वह स्वयं ही गर्म होने लगती है। एवं पृथ्वी के संपर्क में आने से धरातल की गर्मी से भी गर्म हो जाती है, धरातल की गर्मी से भी गर्म हो जाती है। जबकि रात में जब जब दाब कम होता है तो ये ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है। इस क्रिया के द्वारा भी हमारा वायुमंडल गर्म एवं ठंडा होता है। समझ आया? नहीं समझा, थोड़ा कठिन लग रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए, दाब परिवर्तन के द्वारा, जैसे हमने बताया कि तापमान और दाब में विद्युत का संपीड़न क्या होता है, जब हमारी वायु बार बार कोई किसी चीज को हम दाबते हैं, यही संपीड़न हुआ। भाई रबड़ है, खींच दिए फिर अपनी जगह पे आ गया, या कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग बार बार क्या करते हैं, जो बहुत कठोर नहीं है, लचीला हो, उसमें संपीड़न होता है। तो जब दाब ज़्यादा होता है, वह वायु दाब ज़्यादा होता है, तो वायु क्या करती है, नीचे आती है। जब नीचे आती है तो नीचे का वायुमंडल हमारी जो पृथ्वी की परत है, धरातल, इसके संपर्क में आती है। तो धरातल में चूंकि तापमान ज़्यादा रहता है, तो वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो एक तो इस तरीके से होता है कि जब हवाओं का संपीड़न होता है, तो वायुमंडल के संपर्क में जो हवाएं आती हैं गर्म हो जाती हैं, सूर्यताप को प्राप्त होता है। और साथ उसके बाद दिन में जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शाम होते होते वही हवाएं जब वायुदाब कम हो जाता है ऊपर उठ जाती है, जब ऊपर उठ जाती है तो ठंडक चालू हो जाती है। मतलब कि दाब के द्वारा भी हमारे वायुमंडल में गर्मी और ठंडी होती है। जब फिर से समझ लो, दबाव ज़्यादा होता है तो वायु नीचे बैठती है, नीचे बैठेगी तो नीचे का वायुमंडल पृथ्वी की जो धरातल है गर्म है, तो हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाएगा।
और शाम होते होते जब तापमान कम होने लगता है तो वायुदाब क्या करता है, बढ़ने लगता है, धीरे धीरे ये हवाएं ऊपर चली जाती हैं और ये ठंडी हो जाती है। इस वजह से भी हमारा वायुमंडल गर्म एवं ठंडा होता है। एक और लास्ट में है वायु वहन द्वारा, वायु वहन द्वारा, इसका क्या मतलब हुआ प्राचीन, इसका बताओ मतलब क्या हुआ? बताओ। हाँ, वायु के द्वारा जो है, वायु के चलना, क्या चलना, वायु तो चली रही है। वायु वहन मतलब होता है वायु के द्वारा जो चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाई जाती है, उसे का वहन मतलब यही तो होता है ना भाई। वहां मतलब गाड़ी, उस गाड़ी में जो चीज लाद के ले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, वहन कहा जाता है। तो हमारी वायु भी क्या है, एक शक्तिशाली है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो उस वायु के साथ जो चीजें अपनी एक जगह से उठ करके हट करके दूसरे जगह पर जाती है, उसी को हम कहा जाता है वायु वहन। जैसे हमने आपको बताया था कि वायु के सामने जो कुछ भी आएगा वह वायु की गति के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें आपको भी अगर उठा के आंधी आके ले जाके मोहन में छोड़ दी तो कहा जाएगा कैसे आया है, ठीक, अपने वाहन से नहीं आया, यही होगा ना। तो हम लोग बहुत कम, इसलिए जो लोग बहुत धुले पतले होते हैं, आंधी यदि आती है तो पेड़ वो पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कम से कम बचे रहे। ठंडे प्रदेशों में विकसित ठंडी वायु राशि, ठंडे प्रदेशों में विकसित ठंडी वायु राशि, हाँ वायु राशि जिस प्रदेश की ओर बहेगी, हाँ ठंडी वायु राशि जिस प्रदेश की ओर बहेगी वहां के तापमान तेजी से घटेंगे, और जब कोई उष्ण वायु राशि की तरफ से, उष्ण वायु राशि की तरफ से ठंडे प्रदेशों की ओर ठंडे प्रदेशों की ओर बहती है तो वहां के तापमान बढ़ने लगते हैं, इस प्रकार से भी वायुमंडल का गर्म एवं ठंडा होता रहता है। हो गया, देखिए ये पहले वायु राशि नहीं समझ पाते। जैसे हर कुछ जगह से जब हवाएं चलती हैं, जहाँ से फिक्स, जैसे मान लो कभी हिमालय से अगर हवा चले तो गर्म चलेगी, ठंडी चलेगी, ठंडी चलेगी, और मैदान से अगर गर्मी हवा चलेगी क्या चलेगी, गर्म चलेगी। तो ये एक राशि निर्धारित कर दी जाती है कि यहाँ से हम हवा जब भी चलेगी तो ठंडी है, जिसे कहा जाता है ठंडी वायु राशि। जैसे हमबोल्ट की धारा, पेगनिक की धारा, अभी ये हवाओं की एक ठंडी और गर्म में वायु राशियाँ नाम बन गया है कि अभी आप लोग स्टैंडर्ड में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर के स्टैंडर्ड का है। तो अगर वहाँ पे आ गया तो वहाँ हमबोल्ट धारा बहती है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे हमबोल्ट धारा को कभी ठंडी हवा में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वायु वहन, तो वायु के द्वारा, जैसे मान लीजिए हिमालय से कोई हवा चली इधर आएगी मैदान में, तो हवा ठंडी आएगी। तो जब ठंडी हवा आएगी तो मैदान
जाएगी, शीतलता बढ़ जाएगी, मतलब कि ठंडी बढ़ जाएगी। और जब मैदान से हिमालय की तरफ हवा जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। तो जैसे आग का गुण है गर्म, पॉलिटिक्स यही तो है आग, और पानी का क्या है शीतलता। से उसी तरीके से कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जिनको हम ठंडी एवं गर्म जल राशि कहते हैं। जब ये चलेगी तो माना जाएगा कि ठंडी हवाएं चल रही है। इन ठंडी जल राशि और गर्म जल राशि चलने से भी हमारा वायुमंडल क्या होता है, ठंडा और गर्म होता है। जब गर्म चलती है जहाँ तक जाएगी वहाँ का वायुमंडल गर्म कर देगी, और जब ठंडी जल राशि चलती है, वायु राशि चलती है, वो जहाँ तक जाएगी तो वहाँ का मौसम कर देगी, ठंडी कर देगी। तो इससे वायु वहन के द्वारा भी हमारा जो वायुमंडल है ठंडा एवं गर्म होता रहता है। मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा वायुमंडल कितने तरीके से गर्म और ठंडा होता है। एक तो सीधे सूर्यताप से जो सूर्य धूल और जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं, जब ज़्यादा कर लेते हैं तो ज़्यादा गर्मी होती है, कम कर लेते हैं तो कम गर्मी होती है। दूसरा संचालन के द्वारा, तीसरा संवहन के द्वारा, विकिरण द्वारा, ताप परिवर्तन, वायु। इतने तरीके से हमारा जो वायुमंडल है ठंडा और गर्म होता है। लेकिन हमें हमारा पूरा वायुमंडल का जो प्रभाव होता है वह भौमिक विकिरण, ये इसमें भौमिक विकिरण से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कि ये भौमिक विकिरण के बाद ही क्रिया होती है, संचालन होती है, संवहन होता है, विकिरण होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है कितने तरीके से ठंडा और गर्म होता है। ठीक, अगली जो टॉपिक हम लोग करेंगे वायुमंडलीय तापमान के बीच में टॉपिक वायुमंडलीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कि वायुमंडल पर जो तापमान का वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इस भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अब अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ बिल्कुल हमेशा ठंडी रहती है। और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो सब मौसमी परिवर्तन, ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, 3 महीना गर्मी, 3 महीना ठंडी, बरसात, ये भी चीज़ें रहती हैं। यहाँ वर्षा रहती है, ये भी। तो ये कह रहा है कि आखिर जो यहाँ का तापमान कम क्यों रहता है, एक तो इसके कारण क्या है। तो इसके 2 कारण हम लोग पढ़ेंगे। एक तो अक्षांश होगा और एक समुद्र तल से दूरी। भाई आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ क्या है, अरब सागर है। अब आप सोचिए कि जो हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। क्यों, कारण ये है कि समुद्र के बगल में जो हवाएं चलती हैं वो वहाँ से जब भी आती हैं तो शीतल महसूस होती है, वहाँ का वायुमंडल बहुत गर्म नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तट पर क्या है, मुंबई है, शिवानी सो रही है। चलो 2 मिनट पढ़ लो। मुंबई में आप देखे होंगे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं एक बराबर मात्रा में चलती है। सेम वही बात केरल में भी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु और कर्नाटक,
तो तमिलनाडु में गर्मी पड़ने के 2 कारण हैं। एक तो नीचे ये हिंद महासागर है, लेकिन उसके ऊपर एक पर्वत है, ऊटी पर्वत है, और नीलगिरी की पर्वत है, उसी का जो सबसे उच्च चोटी है उसे हम लोग ऊटी कहते हैं। तो एक तो वह पर्वत मतलब बिल्कुल पत्थर वाला है, तो इसलिए तमिलनाडु में उतना मौसम ठंडक नहीं हो पाता है। ये हवाएं जैसे ऊपर जाती है तब तक पत्थर से लगने वाली हवा जो आती है वो गर्म कर देती है। जब कोई हवा अगर पत्थर की तरफ से आ रही है, पत्थर से टकरा के आ रही है, तो हमें कैसी लगती है? गर्म लगेगी। कभी रोड पे आप चलते रहिए दोपहर, अभी आएगा मौसम आ रहा है, जैसे लगता है ना कोई आग जला के आपको आरती दिखाता हो ऐसे ना। तो पत्थर भी बहुत जल्दी गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो उससे टकराने वाली हवा भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और जल बहुत देरी से ठंडा होता है और बहुत देरी से गर्म होता है। जल की क्वालिटी है, जल और पत्थर में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो पत्थर बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल बहुत देरी से गर्म होता है और बहुत देरी तक ठंडा रहता है। तो पत्थर से जो आपका मैंने बताया कि नीलगिरी जो पर्वत है, चूँकि पत्थर है, वहाँ से हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं, इसलिए तमिलनाडु का मौसम जो होता है गर्म रहता है। अभी ये एक झोंका मारता है तब तक वो 4 झोंका मारेगा तब तक, और अभी पानी को ठंडा होने में, शीतल होने में 4 घंटा लगता है, वो एक घंटे में गर्म हो जाता है। जब तक ये एक राउंड लगाएगा तब तक वो 4 घंटा पूरा जाएगा, तब गर्म हो जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे तमिलनाडु के लोग बिल्कुल काले होते हैं, ठीक। और काला गोरा तो एक अलग की बात है, लेकिन इतने काले नहीं होते जितने कि अफ्रीका वाले होते हैं। लेकिन चूंकि विषुवत रेखा कहाँ पर है? यही नीचे 8 डिग्री से गई है, 0 से गई है, और 0 से गई है। हमारा जो भारत का वाला छोर है कितना है? 8 पे है। तो मान लो अगर 8 है तो यहाँ पे क्या है? विषुवत रेखा है। अब यहाँ अगर जो होगा, सोच लो कि हम लोग यहाँ से यहाँ हैं, और हम लोग यहाँ इसमें भी निकाल के मुझे आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिससे लगता है कि कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। उनके शादी विवाह देखना ताकना सब बड़ा भयानक होता है। देख के ही नोट काला है तो बुरा है, चलो काम लड़की कोई किसी की बात है। तो यहाँ पे लोग काले क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो तापमान विषुवत रेखा को मैंने आपको बताया 0 डिग्री पर तापमान हमेशा अधिक रहता है, ठीक। तो जो हमेशा अधिक रहेगा तो वो जो कितना भी आप अंदर रहें, लेकिन वो एक भौगोलिक वजह से वह आपका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। क्योंकि सूर्य के सूर्यताप में पराबैंगनी किरणों का जो थोड़ा बहुत असर है, भाई ये ऊपर एक ओजोन परत है, वो छानती तो है, लेकिन कुछ न कुछ कण तो आ ही जाएगा। जैसे हम लोग जब चाय छानते हैं या आटा हम लोग जब करते हैं तो कुछ न कुछ तो कण आ ही जाता है। या भाई कभी कभी कुछ लोग एक छोटी वाली लगाते हैं, जिससे बड़ी वाली लगाते हैं, तो बात बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ का असर यहाँ पर, चूँकि हमारा जो भारत है 0 से 8 डिग्री यहाँ पर है और 37 ऊपर तक है, तो लेकिन थोड़ा बहुत असर यहाँ तक है, इसलिए यहाँ के लोग थोड़े काले पाए जाते हैं, लेकिन बड़े बलशाली पाए जाते हैं। जहाँ विषुवत रेखा होगी वहाँ के लोग क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब कि कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, मतलब कि ताकत, आलसी नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा आलस कहाँ पर है? यहाँ हम लोग के पास, ठीक है। इधर बंगाल से है, यहाँ में इतना बड़ा आलस है कि अगर फ्री खाना मिल जाए तो कहेंगे कोई दिक्कत, कोई सरकार कुछ नहीं, राशन पानी दे रही, खा के सुन जा रहा है, ठीक। सबसे बड़ी आलस पाई जाती है। यहाँ के आप देखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के अगर आप देखे होंगे तो मतलब कि वहाँ की लड़कियों, मतलब जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं, वो बिल्कुल हेवी तेवी हैं। यहाँ के लोग को एक लोग नहीं पाएंगे। अगर मारपीट करना हो तो फैटी काटा में यहाँ के जो पुरुष हैं वो हार जाएंगे। कारण क्या है? वहाँ खेती बहुत ज़बरदस्त होती है,
वहाँ का वातावरण थोड़ा से गर्म वाला है, तो बहुत मेहनती होती है। सेम फिर ऊपर हम चले जाएंगे कहाँ पर, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब क्यों? क्योंकि ऊपर हिमालय पर्वत है। देखो अगर आप समझेंगे हरियाणा में और पंजाब के, आप अगर पुरुषों को देखिए औरतों को देखिए, पुरुष वहाँ 6 फीट के नीचे आपको इक्का दुक्का मिलेगा। पंजाबी और हरियाणवी जो है पुरुष होगा 6 फीट से कम थोड़ा होगा। हमारे यहाँ क्या है, 6 फीट के थोड़े होते हैं। हमारे यहाँ अगर आप एक गाँव में सर्च करेंगे, 100 लोग की बात करेंगे, तो 100 लोग में 10 लोग 15 लोग आपको 6 फीट में मिलेंगे। बाकी एक हमारे यहाँ जो एवरेज हाइट है पुरुषों की लगभग 5.5 फीट की। लेकिन यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 6 फीट के ऊपर ही आपको 80% मिलेंगे, 6 फीट तक केवल कितना मिलेंगे, 15 से 20% मिलेंगे। सेम कंडीशन लड़कियों की भी होती है। तो ये जो भौगोलिक स्तर है, तापमान कहाँ कितना पाया जाता है, और उसी भौगोलिक स्तर से ही वहाँ की खेती बाड़ी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, रहन सहन, ह्यूमिडिटी, व्यवसाय सारी चीज पाई जाती है। मुंबई में आप चले जाएंगे, यहाँ के लोग देखेंगे तो बिल्कुल एकदम आराम से जीते हैं। यहाँ ना तो गर्मी पड़ती है ना तो ठंडी पड़ती है। इसलिए यहाँ के जब काले काले लोग मुंबई जाते हैं तो 2 महीने बाद आते हैं, थोड़े साफ सुथरे होते हैं। समझो मेरी बात? देखो हम इसलिए सीधा सीधा आप लोग बता रहे हैं कि समझने के लिए बता रहे हैं। क्यों साफ सुथरे लगते हैं? यहाँ की गेहूँ काटने वाली गर्मी उनको नहीं लग पाती है, और जैसे गेहूँ काटने आते हैं 1 हफ्ते के अंदर अपने पास के लोग आ जाते हैं। तो इसलिए आ जाता है कि यहाँ वो टेम्परेचर आएगा जब गेहूँ काटना पड़ेगा आगे 2 दिन के बाद, तो बिहार में चाहे टेम्परेचर हो चाहे जो गेहूँ आपको काटना है, गेहूँ काटना है तो धूप लगेगी। यहाँ पे बाहर की अगर इनको निकलना है तो धूप उतना संचित नहीं करती है कि उस वायुमंडल में, उस क्षेत्र में अरब सागर से टकरा के आने वाली हवाएं जल की वजह से मौसम को सुहावना एवं ठंडा किए रहती हैं। इसलिए जब मौसम सुहावना और ठंडा रहता है तो हवा भी उस तरह की आएगी। जब उस तरह की हवा आएगी तो आपके शरीर में भी अच्छा खासा मतलब गर्म नहीं करेगी, तो आप वैसे भी क्या हो जाएंगे, हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को घर में पैक कर दिया गया। तो ये इसी हिसाब से बनाया गया है। तो तमिलनाडु, केरल में आप आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी यहाँ के लोग बहुत काले, मतलब बहुत गोरे नहीं होते, काले होते हैं। क्यों? ये पश्चिमी घाट पर्वत है। देखो भौगोलिक स्थिति आप जानेंगे कि जहाँ पर पर्वत नहीं है, सिर्फ जल जल है, तो वहाँ की हवाएं शीतल आपको मिलेंगी। लेकिन यहीं पर केरल है, अब जैसे ये अरब सागर, हिंद महासागर की हवा यहाँ पे आती है, तब तक ये पश्चिमी घाट पर्वत फटाफट 10 चक्कर यहाँ पे आती है। जब तक ये भी ठंडा होंगे तब तक ये गर्म हुआ 10 चक्कर लगा देती है। 10 चक्कर लगा के तब तक ये दौड़ जाते हैं, एक बार छोड़ के चले जाते हैं, तो उतना असर नहीं करता है। तो वहाँ के लोग भी काले काले होते हैं बिल्कुल, जो नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। क्यों नहीं? केरल के में नारियल का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, और उसमें चढ़ने वाला व्यक्ति भी नारियल के पेड़ जैसा ही है, कहीं काला काला होता है। देखिए हो ना, सेम कंडीशन यही है। तो अगर हम आप यहाँ पर जाकर रहने लगेंगे तो 1-2 साल में हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। हरियाणा अगर आप जाकर रहेंगे तब ऐसा थोड़ी आप 6 फीट हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो जितने लोग छोटे छोटे हैं, जिनकी शादी भी नहीं हो पा रही, दिक्कत हो रही है, जाएंगे हरियाणा 2 साल रह के आएंगे, पता लगा 2 फीट बढ़ गया। ऐसा नहीं है। फिर वो शारीरिक, ये एक जेनेटिक होता है। लेकिन हाँ, वहाँ आप जाएंगे तो जो हवाओं का जो जैसे जो भौगोलिक कलर है, धूप नहीं लगेगी या इस सब चीज़ों से थोड़ा सा चेंजिंग आपके अंदर आएगी। लेकिन अब आप ये कहें कि आप बहुत लंबे हो जाएंगे तो सब संभव नहीं है। वो कब है? जब जन्म से ही कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा है। सारी भौगोलिक चीज़ें यहाँ पे आप देख लेंगे, कश्मीर में आप देखे होंगे, किसी को देख लीजिए जैसे लगता है बिल्कुल सेब की तरह, बिल्कुल लाल, गोरे नहीं लाल। अब लोग कहते हैं वो सेब खा के गोरे होते हैं, लाल होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। चूंकि यहाँ पे सियाचिन है जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इधर मध्य एशिया का है, मध्य एशिया से भी हमेशा शीतल हवा आती है, तो वहाँ पे भी गर्मी पड़ती नहीं है। अभी आप देखेंगे इस समय का टेम्परेचर वहाँ पे 2 से 5 होगा इस समय का, सारे एरिया में ऊपर वाले हिस्से में।
जब हमारे यहाँ ठंडी में 5-10 रहता है तो वहाँ -10 रहता है, इस तरीके से रहता है। तो ये वायुमंडल हम लोग देखेंगे कि तापमान के वितरण में क्या क्या प्रभावित करता है, मतलब किस वजह से हमारे देश में, हमारे विश्व में तापमान में अंतर क्यों पाया जाता है। एक तो अक्षांश वजह से पाया जाता है और दूसरा जो है ये समुद्र तल से दूरी। जो क्षेत्र समुद्र तल से जितना दूर होगा वहाँ पे तापमान उतना ही अधिक होगा, जो क्षेत्र समुद्र तल से जितना करीब होगा वहाँ का तापमान उतना ही कम होगा।